नमस्कार, मैं शिव। आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज 24। आप में से बहुतों को यह समस्या होगी कि बेटा और बेटी खूबसूरत नहीं है, यानी कि उनके रंग सांवले, नाक लंबी, चेहरे पे कोई प्रॉब्लम है, झइया है, गाल प्रॉपर उठे नहीं है। ऐसी बहुत सी समस्याएं होती हैं जब हम विवाह करने के लिए जाते हैं अपनी बेटियों का, और तब विवाह में अड़चने आती हैं। इसी के साथ मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से भी शादियों में भी दिक्कत आती है और व्यक्ति के अनेक प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। क्या आप भी चाहते हैं कि इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिले, और इससे निजात कैसे मिल सकती है? कहां पर ऐसे अच्छे डॉक्टर हैं जो इन सारी चीजों का इलाज आसानी से कर सकते हैं, कम पैसे में कर सकते हैं? इन्हीं सारे विषयों पर हम बात करेंगे आज एक स्किन विशेषज्ञ यानी कि त्वचा रोग विशेषज्ञ, कॉस्मेटिक, इसके अलावा वेट लॉस, ऐसी बहुत सी डिग्रियों के साथ लखनऊ के अंदर प्रैक्टिस कर रही है डॉक्टर सिपिका जायसवाल। हम सिपिका जायसवाल से आज जानेंगे कि अगर हमारे बेटे बेटियों में या हमारी उम्र में कोई फर्क लाना हो तो हम कैसे काम कर सकते हैं। त्वचा रोग से संबंधित और भी विषयों पर हम बात करेंगे। आइए चलिए बात करते हैं सिपिका जायसवाल जी से। और हाँ, आपको ये भी बता देते हैं, सिपिका जायसवाल जी ने एमबीबीएस तो भारत में किया, लेकिन बाकी अपनी डर्मेटोलॉजी की पढ़ाई लंदन से किया, वेट लॉस में डिप्लोमा लंदन से लिया, एनेस्थेटिक मेडिसिन की जो पढ़ाई है वो उन्होंने जर्मनी से किया, इसके अलावा कॉस्मेटिक की जो पढ़ाई है वह दुबई से किया, और स्पेन से भी आपने डिग्री ली है। आपको इसी के साथ अब बहुत देर ना करते हुए हम बात करते हैं डॉक्टर सिपिका जायसवाल से। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर सिपिका, आपका स्वागत है लाइव यूपी न्यूज 24 के कार्यक्रम में। डॉक्टर सिपिका, अगर हम बात करें कि आप एक डर्मेटोलॉजिस्ट के रूप में आपने बाहर जाकर के लंदन में पढ़ाई की, और हम देख रहे हैं कि वेट लॉस से लेके तमाम ऐसे डिप्लोमा और डिग्रियां आपने भारत से बाहर जाकर के लिया, तो आखिर ऐसा क्यों किया? क्या भारत में इसकी सुविधा नहीं थी? एमबीबीएस के बाद मैंने डिप्लोमा किया डर्मेटोलॉजी में, जो कि लंदन से था। फिर मैंने वेट लॉस भी डिप्लोमा जो है लंदन से ही किया है। फिर मैंने माइक्रो पिगमेंटेशन, जो कि परमानेंट मेकअप होता है, इसको मैंने दुबई से किया है, बायोटच इंस्टीट्यूट से। कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी में मैंने मास्टर्स किया है स्पेन से। और इसके अलावा एस्थेटिक मेडिसिन, जिसको हम लोग कॉस्मेटिक सर्जरी या कॉस्मेटिक मेडिसिन कहते हैं, इसकी फेलोशिप मैंने जर्मनी से ली है। जो आपके प्रश्न का दूसरा भाग है कि आपको क्यों लगा कि आपको लंदन जाना चाहिए इसको करने के लिए, तो मुझे ऐसा पता चला था ऑनलाइन सर्च करते हुए कि डर्मेटोलॉजी के बारे में काफी अच्छा ज्ञान आपको लंदन में मिल सकता है। इसकी एक विस्तृत पढ़ाई होती है लंदन में। अच्छा, तो मुझे लगा वहां जाते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं कि जो नई तकनीक जो अभी इंडिया में नहीं आई है, वो उनके पास विकसित है, उसको सीख के हम उस चीज को यहाँ भारत में लाके कर सकते हैं। डॉक्टर सिपिका, आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि अक्सर देखा जाता है कि त्वचा रोग विशेषज्ञ जो होते हैं वो एक्सफोलिएटर का प्रयोग सबसे अधिक करते हैं। इसका क्या परिणाम क्या होता है, इसके लाभ क्या होते हैं और इसके नुकसान क्या होते हैं? हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। एक्सफोलिएशन बेसिकली केमिकल पील्स वगैरह में यूज होता है या क्रीम्स के फॉर्म में आता है। इसमें AHA और BHA होता है। ये एक तरीके के केमिकल्स होते हैं जो आपको फ्रूट्स, फूड, इन सब में मिल जाते हैं। इससे आपकी त्वचा पे जो डेड स्किन होती है या दाग धब्बे होते हैं, वो निकल जाते हैं। पर ज्यादा एक्सफोलिएट नहीं करना चाहिए। हफ्ते में एक बार ही एक्सफोलिएशन का प्रयोग करना चाहिए अगर आप क्रीम या स्क्रब यूज कर रहे हैं। और अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट कर रहे हैं तो महीने में आपको एक बार ही एक्सफोलिएट करते हैं। डॉक्टर सिपिका, अगर हम बात करें तो किसी भी व्यक्ति को खूबसूरत बनाने में आपका क्या रोल है, यानी स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में आप क्या करती हैं? जी, 2 तरीके होते हैं इसमें खूबसूरती बढ़ाने के लिए। अगर हम सिर्फ त्वचा या फेस की बात करते हैं तो एक तो इसमें लेज़र टेक्निक होता है, जिससे आपके चेहरे के दाग धब्बे या झुर्रियाँ वगैरह हैं, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। या फिर अगर आपके चेहरे की स्किन कलर कम है, जैसे काली है या सांवली है, और आप गोरापन चाहते हो, तो उसके लिए लेज़र टोनिंग की यूज़ की जाती है। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि कस्टमर को ये देखना होता है कि ये जो आपके लेज़र्स हैं, जी जी। उस पे FDA और CE का मार्क है कि नहीं। अगर वो FDA यानी फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से क्लियर है, तो यानी कि वो आपकी त्वचा के लिए सेफ है। अगर उस पे CE मार्क है, तो मतलब वो यूरोप से क्लियर है। तो ये दोनों आपको देखने की जरूरत है। अगर आप ऐसे लेजर से करवा रहे हैं जिसमें ये दोनों मार्क नहीं है, तो उससे आपकी त्वचा में काफी नुकसान हो सकता है। दूसरा, एक नई टेक्निक आई है जिसमें IV या IM ग्लूटाथियोन देते हैं। आपने सुना होगा ड्रिप से गोरापन करते हैं या इंजेक्शन से गोरापन करते हैं। इसमें ये देखना होगा कि आप जिस डॉक्टर से करवा रहे हैं वो स्किल्ड और पढ़ा लिखा डॉक्टर है कि नहीं। आप एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट से ये काम करवाएं।
उसके साथ ही जो भी आप ब्रांड लगवा रहे हैं उसके बारे में आप देखें, समझें कि वो क्या है। उसपे भी मार्किंग्स होती हैं, जैसे आईएसआई की, सीई की, ठीक है? अगर उसके आपके सप्लीमेंट्स दिए जा रहे हैं तो उसपे एफएसएसएआई का लोगो होगा। ये सब देखने के बाद ही आप उसके लिए आगे प्रोसीड करें। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मेरी बहन, बेटी, उनका अगर रंग थोड़ा ज्यादा सांवला है, शादी नहीं हो रही है, उन्हें समस्याएं आ रही हैं, तो क्या उसके लिए भी आपके पास कोई उपाय है? क्या ऐसी कुछ थेरेपीज आपने की हैं? जी, हो सकती है, पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखने की ये ज़रूरत है कि ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं होता। 1 साल का मोस्टली इसमें रहता है समय कि अगर आपने आईवी या आईएम ग्लूटाथियोन कराया है तो 1 साल तक वो काम करेगा। 6 महीने या 1 साल बाद आपको इसका मेंटेनेंस थेरेपी लेना होता है, साबुन, क्रीमों या ओरल सप्लीमेंट्स के द्वारा, या आप ड्रिप या आईएम इंजेक्शंस लगवा के भी इसका टॉप अप करा सकते हैं। डॉक्टर सिप्का, ये मुहासे जो होते हैं, क्या इसकी थेरेपी भी घर पे भी उपचार इसका किया जा सकता है? और ये मुहासे क्यों होते हैं? और क्या इसका उपचार आपके पास क्या है और घरेलू उपचार इसका क्या हो सकता है? सबसे पहले स्किन क्लिनिक में अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको मुहासे हैं, तो हम उसे फेस वॉश बताते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब बताते हैं। तेली चीज़ों से दूर रखिए, स्पाइसी फूड ज़्यादा मत लीजिए। इसके अलावा स्किन की क्लीयरेंस यानी उसको साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फेस वॉश प्रॉपर्ली 2 टाइम करें, फालतू में चेहरे को ना छुएँ, एक साफ तौलिए का यूज़ करें, उसमें जो आपके डर्मेटोलॉजिस्ट ने क्रीम्स दिए हैं, वो सब लगवाएँ। इसके अलावा अगर आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हैं तो उसके लिए हम लेज़र, केमिकल पील्स और इंजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। घर में अगर आपको करना है, आपको जी, जी। अफोर्डेबिलिटी इश्यू है, आप सीधे डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, तो पहले तो आप अपना खान-पान एकदम साफ रखें, पानी 3-4 लीटर ज़रूर पिएँ दिन भर में। इसके अलावा अपना चेहरा एकदम साफ रखिए और उसपे टी ट्री ऑयल आता है, जो आपको आराम से अमेज़न या किसी भी ऑनलाइन उससे मिल जाएगा, उसको आप लगा सकते हैं सुबह और शाम। कोई एक सनस्क्रीन यूज़ करिए, एटलीस्ट एसपीएफ 30, एसपीएफ 50 का, एक्ने के लिए सेफ हो, वो भी आपको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स पे मिल जाएँगे। उसको आप नियमित रूप से लगाइए कि उसके दाग धब्बे आपके चेहरे पे ना छूटें। ज़्यादा शुगरी फूड अवॉइड करिए, जितना ज़्यादा मीठा आप लेंगे, उतना ज़्यादा देखा गया है कि एक्ने बढ़ता है, या अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, दूध-दही बहुत ज़्यादा ले रहे हैं या अंडे की सफ़ेदी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो भी मुहासे होते हैं, तो आप इन सबको घर पे कंट्रोल करके ठीक रह सकते हैं। डॉक्टर, क्या भारत और लंदन की जी। थेरेपी में कोई बेसिक अंतर है या ज़्यादा अंतर है? देखिए, मैंने तो एमबीबीएस अपना इंडिया से ही किया हुआ है, काफ़ी अच्छी यहाँ मेरी पढ़ाई हुई थी। इसके बाद ये जब मुझे पता चला कि लंदन में जाके डर्मेटोलॉजी के बारे में नई चीज़ें सीखी जा सकती हैं, तो मैं वहाँ गई और पढ़ के वापस आई। इसके बाद मुझे अपने प्रैक्टिस में ये फ़ायदा मिला कि बहुत सारे ऐसे टेक्नीक जो यहाँ इंडिया में नहीं आए हुए हैं, वो मैं यहाँ पे लेके आई, तो मुझे लगता है कि लंदन में पढ़ाई करने का मुझे फ़ायदा मिला है। डॉक्टर सिप्का, जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो मॉडर्न मेडिसिन है, यानी कि अगर आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की हम बात करें, तो ये अभी महज़ 16वीं शताब्दी में आया है और उसके उसके बाद इसका विकास शुरू हुआ, नए-नए प्रयोग शुरू हुए। लेकिन उससे जी, पहले अगर जी। हम बात करें तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जब दादी थी, नानी थी, उनकी भी दादी-नानी जब थी, तो लोग बिना किसी उपचार के भी इतने सुंदर लगते थे, इतने अच्छे दिखाई पड़ते थे। तो आखिर वो कारण क्या था कि तब लोग ज़्यादा सुंदर दिखते थे बिना मॉडर्न मेडिसिन के? आज मॉडर्न मेडिसिन आने के बाद ज़्यादा लोग आपके पास आ रहे हैं, कारण क्या है इसका? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पहले के जो लोग थे, उनको सब कुछ पता था, सब कुछ आता था। जैसे सुश्रुत को जो है कहा गया है कि इन्होंने चिकित्सीय पद्धति प्रॉपर्ली पूरे वर्ल्ड में शुरू की। इनकी वजह से सर्जरी, मेडिसिन सब कुछ आगे बढ़ा है। पर आजकल हर चीज़ डिवाइड हो गया है, जैसे आयुर्वेदा अलग हो गया, यूनानी अलग हो गया, मॉडर्न मेडिसिन अलग हो गई है। पहले के लोग इकलौता इंसान सब जानता था, उसको मॉडर्न मेडिसिन भी पता थी, उसे एलोपैथी भी पता थी, उसे यूनानी और सिद्ध दवाइयाँ भी पता थी। पर आज एक डॉक्टर सब कुछ नहीं जान सकता। हर चीज़ में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफ़िकेशन हो गया है। पहले के लोगों को पता था कि आप क्या खाएँगे और क्या नहीं खाएँगे, उससे आपको कौन-सी बीमारी नहीं होगी। घर में महिलाएँ लेप का प्रयोग करती थीं, उसको घर में किचन में जो आपको आराम से जो चीज़ें मिल जाती थी, उसको बना के अपने बच्चों को दे देती थी, या इवन घाव पे लगा देते थे, तो वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाती थी। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी हाई-फाई हो गई है, लोग वो सब चीज़ें सीखना नहीं, समझना चाहते। अपने हमारी दादी-नानी को जो चीज़ें पता थी, वो आज के डेट में हमें नहीं पता। तो यही कारण है कि आज सब कुछ होते हुए भी, सारी टेक्नोलॉजी होते हुए भी, हमें सब कुछ नहीं पता। इसलिए पहले की महिलाओं को ये भी पता था कि क्या खाओगे और क्या लगाओगे, तो धूप से भी आपका कुछ नहीं होगा, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी आपका बाल-बांका नहीं कर पाएगी, पर आज के लोगों को कुछ नहीं पता। डॉक्टर सिप्का, मैं आपसे एक प्रश्न करना ये चाहता हूँ कि आजकल हेयर जी। फॉल एक आम समस्या बन गई है।
जिसको देखो वो हेयर फॉल की समस्या लेके आ रहा है, कहीं उसके पक्के बाल की भी समस्याएं आ रही हैं। ऐसे में हेयर फॉल को लेकर आप क्या सजेशन देना चाहेंगी? इसके लिए प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, कौन सी सावधानी रख सकते हैं, जी। हेयर फॉल ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं, और जिनका हो गया है उनका भी ट्रीटमेंट है क्या आपके पास? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। पहले के लोगों में इतना हेयर फॉल नहीं होता था और आज हेयर फॉल ऐसा क्यों है? लाइफ़स्टाइल मैनेजमेंट सबसे खराब है इस वक़्त लोगों में। लोग कभी भी सो के उठते हैं, कुछ भी खाते हैं। जैसे कि आपने बताया मिठाई की दुकान हर जगह उपलब्ध है, निकलते ही हमें कोई अच्छा मीठा दिखा हम जाके उसे खा लेंगे। शुगर फ्री है कि या शुगर है इससे भी हमें कोई लेना-देना नहीं है। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपका बाल गिरना शुरू हो जाता है। अब वो हार्मोन आपके खान-पान और लाइफ़स्टाइल से गड़बड़ा रहा है। पहले के लोग 4-5 बजे सो के उठ जाते थे। एक विस्तृत दायरा था जिसमें वो सोते थे, बढ़िया खाते थे। आज की डेट में हम लोग कुछ भी खाते हैं, तो हमारा हेयर फॉल होना लाज़मी है। दूसरा हम जो शैम्पू, जो ऑयल, जो कुछ भी आजकल यूज़ करते हैं, वो सब अच्छा। केमिकल लेडेन होता है। कोई भी चीज़ आजकल केमिकल फ्री नहीं है। अगर किसी चीज़ पे लिखा है केमिकल फ्री, तो भी वो 100% केमिकल फ्री नहीं है। तो उससे बाल गिरना तो लाज़मी है, बीमारियाँ होना आजकल लाज़मी है। और ये बात सच है जब हमारी नानी-दादी हुआ करती थी, उनको खुद घर में ऐसी चीज़ें बनाने आती थी जिसको अगर वो आपके सिर पे लगा दें या चेहरे पे लगा दें, तो आपकी समस्याएँ खत्म हो जाती थी। पर आज के डेट में उतनी साफ चीज़ें, ऑर्गेनिक चीज़ें आपको नहीं मिल सकती हैं। दूसरा जो आपने बोला कि न्यूट्रिशन आजकल हर जगह है, तो लोगों को पता है कि जैसे प्रोटीन ले लो, पर किस तरीके का प्रोटीन ले लो इसके बारे में किसी को पता नहीं। आजकल तमाम तरीके के प्रोटीन है, व्हे प्रोटीन, पी प्रोटीन, ब्राउन राइस प्रोटीन, तो उनको इस चीज़ की भी गाइडेंस चाहिए कि उनको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, जो कि हमें नहीं पता है। एक पीसीओडी की महिला को जिसके बाल गिर रहे हैं, डॉक्टर बोल देते हैं जाइए आप प्रोटीन खाइए। पर ऐसा हो सकता है कि वो डेयरी रेजिस्टेंट प्रोटीन हो पीसीओडी हो और वो जाके दूध पिए और वो सोचे कि मैं तो प्रोटीन ले रही हूँ और उससे उसके बाल और ज़्यादा गिरने लगे। तो हमें इसकी भी गाइडेंस देने की ज़रूरत है कि आखिर किस तरीके का प्रोटीन लें, क्या खाना खाएँ जिससे आप सही रहें। डॉक्टर शिव का जो ये बाल हेयरिंग जो गिरती है, इसको लेकर के कोई चेकअप भी आप कराते हैं? ताकि लोगों को इसको लेकर के कुछ जानकारी दे सकें आप? हाँ, पहले हम पेशेंट से सुबह से रात का खान-पान सब पूछते हैं, क्या उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, ये पूछते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं उसे किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है। उसके बाद हम उसे एक विस्तृत डाइट प्लान देते हैं, साथ में उसका ब्लड टेस्ट कराते हैं कि क्या चीज़ों की कमी हो सकती है उसके खान-पान सुन के, उन्हीं चीज़ों का हम लोग टेस्ट लिखते हैं। उसके बाद जब रिपोर्ट्स आती है तो उसके हिसाब से उसको खान-पान बताते हैं, उसकी दवाइयाँ बताते हैं और उस पे काम करते हैं, तो हेयर लॉस या कोई भी बीमारी हो, वो कंट्रोल में आ जाती है। डॉक्टर क्या आपको लगता है कि स्किन डिजीज़ में भी कुछ नई बीमारियाँ आ रही हैं? ऐसी कुछ नई बीमारियाँ भी आपको देखने में मिली हैं क्या? नई बीमारियाँ तो नहीं कह सकते हैं, पर आजकल एक नई चीज़ हुई है कि लोग किसी से भी जाके ट्रीटमेंट करा ले रहे हैं और उनका चेहरा जल जा रहा है। या फिर वो घर में 2-3 तरीके की क्रीम मिला के लगा दे रहे हैं, उससे उनका चेहरा खराब हो जा रहा है। तो ये तो एक प्रॉब्लम थी कि नॉर्मली किसी को सोराइसिस हो रहा है या सफ़ेद दाग हो रहा है, कोई भी बीमारियाँ हो रही हैं, उसकी वो इलाज करने के लिए खुद से पहले कुछ लगा लेते हैं, उससे उनका चेहरा जल जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो जाती है, उसपे दाने निकलने लगते हैं। तो एक साथ काफ़ी चीज़ें हो जाती है जिसके लिए एक डॉक्टर को ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो नई बीमारी तो हम नहीं कह सकते, बीच में आपका ये कोरोना और मंकी पॉक्स वगैरह आया था, तो उसमें जो रैशेज़ वगैरह थे वो हमें पता थे कि क्या देख के पेशेंट को डायग्नोज़ करना है, पर ऐसे कोई केसेज़ आए नहीं थे जिनमें स्किन में ऐसी कंडीशंस हो या कोई नई बीमारी उसे कहा जा सके। डॉक्टर स एक चीज़ देखने में आया है कि जो स्किन रोग विशेषज्ञ होते हैं, खास तौर पर त्वचा रोग विशेषज्ञ, वो अपने आगे सेक्सोलॉजिस्ट भी लिख देते हैं। तो क्या वास्तव में सेक्सोलॉजिस्ट की डिग्री और त्वचा रोग ये दोनों एक ही हैं? और अगर एक नहीं जी। है तो ऐसा प्रयोग क्यों हो रहा है? अधिकांश देखने में आता है कि जो त्वचा रोग विशेषज्ञ होते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट, वो कुल मिलाकर के हमने देखा है कि वो सेक्सोलॉजिस्ट भी अपने आप को लिख देते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा होता है देखने में। लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। एमडी डर्मेटोलॉजी और वेनेरियोलॉजी एक डिग्री होती है, जिसमें अगर आपको कोई गुप्त रोग है, सेक्सुअल डिज़ीज़ है, तो उसके लिए आप ऐसे डॉक्टर के पास जाते हो। पर सेक्सोलॉजिस्ट एक अलग ही पार्ट है, एक अलग ही डिपार्टमेंट है। उसमें जिसने स्पेशलाइज़ेशन किया है, वो लोग प्रॉपर्ली सेक्सोलॉजिस्ट होते ऐसा हैं। करते क्यों हैं मैम? मतलब हम तो देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। जैसे कि आपने कहा ये बहुत बड़ा व्यवसाय है, तो व्यवसाय के लिए ही आजकल लोग इस तरीके का काम कर रहे हैं कि जिसमें उन्हें ऐसा लग रहा है कि इसमें पैसा ज़्यादा आ सकता है या फिर उसके रोगी ज़्यादा आ सकते हैं, तो लोग आजकल वो चीज़ें करने लग गए हैं। जैसे कि गाँव लेवल पे आपने देखे होंगे कि झोला छाप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे और सरकार बहुत चीज़ें कर रही है उसको कंट्रोल करने के लिए। सेम वे डर्मा सेक्टर में भी बहुत लोग अपने आप को सेक्सोलॉजिस्ट बताते हैं, जो कि वो होते नहीं हैं।
डॉक्टर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो है इसके पेशेंट में पुरुष ज्यादा आते हैं या महिला? ठीक ठीक आ जाते हैं, पुरुष भी उतने ही हो रहे हैं जितनी महिलाएं हैं, दोनों हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि सन स्क्रीन लोग ज्यादा लगाते हैं। ये सन स्क्रीन को लेकर के खूब ज्यादा प्रचार जी। होता है, कई ऐड आते हैं। तो क्या ये सन स्क्रीन वास्तव में यूजफुल है? क्या इसका कोई बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पर फर्क पड़ता है, हमारे चेहरे पर फर्क पड़ता है? और अगर हम यूज करें तो कैसी सन स्क्रीन यूज करें? इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपके स्किन टाइप के हिसाब से कौन सा सनस्क्रीन अच्छा रहेगा। वैसे एक बेसिक रूल ये है कि आपको SPF 30 से SPF 50 इंडियन स्किन में काफ़ी काम करता है। वो आपके बाकी जो SPF 80 है या SPF 100 है उससे सस्ता भी पड़ेगा और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। कुछ सनस्क्रीन काफ़ी हेवी होते हैं, उन्हें आप थोड़ा लंबा रख सकते हो और कुछ को आपको 3-4 घंटे पे रिपीट करना होता है। तो सबसे नंबर 1 रूल ये है कि आप ब्रांड देखें, कौन-सा ब्रांड आप अच्छे से जानते हैं। दूसरा, वो पैराबेन फ्री या टोल्यूइन फ्री ये सब लिखा हो, क्योंकि केमिकल फ्री तो आजकल अच्छा। कुछ नहीं है। तो पैराबेन और टोल्यूइन फ्री एटलीस्ट वो हो कि उससे आपको एलर्जी के चांसेस कम हो। दूसरा, वो वाटर रेजिस्टेंट हो कि अगर आपके ऊपर पानी पड़ रहा है या आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो या ऐसा कुछ हो, तो वो सनस्क्रीन आपको प्रॉपर कवरेज दे। बाकी एक ये प्रॉब्लम है, लोग सोचते हैं कि अगर मैं घर में हूँ तो मुझे सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है? ऐसा नहीं है। रेज़ आपको हर जगह से मिल रही हैं, चाहे आप धूप में निकलिए, चाहे आप घर में रहिए। तो एक नॉर्मल SPF 30 की सनस्क्रीन भी आपको काफ़ी काम करेगी। मतलब वो ऐसे भी घर पे यूज कर सकते घर पे भी आपको यूज़ करना रहेगा उसको। जी। तो उसके ही फायदे हैं। उसके काफ़ी फ़ायदे हैं। एक तो आपने देखा होगा विदेशियों में उतनी ज़्यादा एजिंग नहीं पता चलती जितनी इंडियन स्किन में पता चलती है। क्योंकि वो वहाँ बच्चे पैदा होते ही सनस्क्रीन लगाना शुरू कर देते हैं और इंडियन उसमें ये कल्चर नहीं है। इवन हमें भी अपने एज से काफ़ी मतलब स्कूलिंग करने के बाद पता चला कि सनस्क्रीन नीडफुल है। तो वही हम अपने हर पेशेंट्स को बताते हैं कि सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, चाहे आप किसी भी प्रॉब्लम के लिए आए हों। डॉक्टर सिप्का, आपके पास विवाह होने से जी। पहले पुरुष और स्त्री ऐसे जो कुछ ही दिनों के अंदर खूबसूरत दिखना चाहते हैं, ऐसे कितने लोग आते होंगे? इनकी संख्या कम है या ज्यादा? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भारतीयों की जो स्किन होती है, वो अगर आप पे हवा के थपेड़े पड़ते हैं तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। उसका जो सेरामाइड कंटेंट होता है, यानी कि जो तैलीय पार्ट होता है, वो बाकी कंट्रीज़ से थोड़ा कम होती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको रात में मॉइस्चराइज़र लगा के ज़रूर सोना चाहिए, ठीक है? कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र आप प्रयोग करें या आजकल मार्केट्स में हियालुरोनिक एसिड सीरम आया हुआ है, वो आप लगा के सो सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपको पैसे का इश्यू है, तो आप ग्लिसरीन यूज़ करें। ग्लिसरीन लगा के उसके ऊपर आप नॉर्मल कोई भी कोल्ड क्रीम या सिर्फ ग्लिसरीन लगा के भी आप सो सकते हैं। इससे आपके त्वचा का मॉइस्चराइज़र बना रहेगा। दूसरा, सनस्क्रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह आप SPF 30 का सनस्क्रीन लगा के बाहर जाएँ। पुरुषों में एजिंग काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि उनकी स्किन जो रहती है वो काफ़ी मोटी होती है, तो उनमें आपको एजिंग ज़्यादा जल्दी दिखने लगेगी, जो भारतीय स्किन होते हैं। तो इनको सनस्क्रीन लगा के ज़रूर बाहर निकलना चाहिए। इससे जो आपके आजकल पिगमेंटेशन होते हैं, झाई होते हैं, काफ़ी ज़्यादा एजिंग दिख रही है पुरुषों में, ये सब चीज़ों से आपको प्रिकॉशन रहेगा। डॉक्टर सिप्का, एक और बड़ा प्रश्न उठता है कि जो कॉस्मेटिक को लेकर के, चेहरे की खूबसूरती को लेकर के जो जी। कॉन्शियस हम देखते हैं महिलाओं में, क्या पुरुषों में भी ऐसा है? कंपैरेटिवली अगर तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर बात करें, तो क्या पुरुष और महिला में सबसे ज्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराने के लिए आपके पास कौन आता है, पुरुष या महिला? सबसे ज़्यादा मैं ऐसे ही क्लाइंट सेगमेंट देखती हूँ, जिनकी शादी होने वाली होती है, सगाई होने वाली होती है या उनको किसी पार्टी में अटेंड करना है, तो सबसे ज़्यादा इसमें फीमेल से भी ज़्यादा मेल होते हैं और इनकी पहली पसंद होती है IV ग्लूटाथियोन या IM ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन, जिनसे वो गोरे दिख सकें। दूसरे, पुरुषों की सबसे ज़्यादा पसंद है केमिकल पील। ये अपने चेहरे पे हर महीने उसको करवाने आते हैं और मुझे लगता है 100 में से 90% ऐसे मेल्स होते हैं जो रेगुलरली हर महीने अपना पील करवाने आते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे जो उनके दाग धब्बे चेहरे पे रहते हैं या काफ़ी एजिंग हो रही है या गड्ढे हो रहे हैं, वो सब, या डलनेस है, ब्लैकनेस दिख रही है, क्योंकि वो रेगुलरली सनस्क्रीन नहीं लगा रहे होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको हर महीने पील कराना होता है। और बाकी जो पुरुष सेगमेंट में जो क्लाइंट्स आते हैं उनका हेयर फॉल हो रहा होता है, तो उसके लिए हम लोग स्टेम सेल, GFC इन सब के इंजेक्शंस स्कैल्प पे लगाते हैं, उनका न्यूट्रिशनल असेसमेंट वगैरह कराने के बाद कि आखिर क्या है, किस वजह से उनका हेयर लॉस हो रहा है, उनको शैम्पूज़ और ऑयल सबका कंसल्टेशन देने के बाद हम लोग इंजेक्शन लगाते हैं उन्हें। तो इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा?
खर्चे देखिए, अगर आप नॉर्मल कोरियन उस पे आ रहे हैं, कोरियन प्रोसीजर्स पे आ रहे हैं, तो 5,000 से उसकी स्टार्टिंग होती है। और अग डिपेंड करता है कि आप क्या-क्या करवाना चाहते हैं। अगर आपको हेयर लॉस का भी ट्रीटमेंट कराना है, पिगमेंटेशन का भी कराना है, व्हाइटनिंग भी कराना है और कुछ पुरुषों को चेहरे पे बोटॉक्स, फिलर सब कुछ लगवाना होता है, तो इसका खर्चा 1 लाख तक हो चला जाता है आपका। मैंने अभी तक अपनी प्रैक्टिस में, जब से प्रैक्टिस शुरू किया है, ऐसा देखा है कि पुरुष महिलाओं से ज़्यादा हमारे पास आते हैं। और सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कराते हैं। इवन हमारे क्लिनिक में बोटॉक्स, फिलर्स लगवाने की संख्या पुरुषों में ज़्यादा है, महिलाओं में कम है। ये मिथ्या है, क्योंकि मैंने देखा है कि महिलाएँ जाके ब्यूटी पार्लर में 10 से 50 रुपए का थ्रेडिंग करा सकती हैं आईब्रो का, और क्रीम फेशियल 1,000 रुपए का करवा के आ सकती हैं। पर हमारे क्लिनिक में जो पुरुष हैं, वो स्पेशली आते हैं कि मैडम हमें गोल्ड हाइड्रा फेशियल कराना है, हमें वैम्पायर फेस लिफ्ट कराना है, हमें लेजर टोनिंग करानी है। उन्हें वो वर्ड्स पता होते हैं कि कौन-सा ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में वो काफ़ी अवेयर रहते हैं। इवन ऐसे जो दवा व्यापारी हैं, दवा व्यापारी काफ़ी आके हमारे पास बोटॉक्स का इंजेक्शन लगवाते हैं फोरहेड पे, इतना महिलाएँ आके नहीं लगाती। तो मुझे लगता है पुरुषों में इन चीज़ की अवेयरनेस और अच्छा दिखने की अवेयरनेस ज़्यादा है। डॉक्टर सिप्का, जो बोटोटॉक्स इंजेक्शंस है वो आप लोग सबसे अधिक यूज करते हैं चेहरे को ग्लो करने के लिए, चेहरे की झुर्रियों को खत्म करने के लिए और भी चीजों के लिए। क्या जी। बोटोटॉक्स इंजेक्शन फायदा कितना करता है और क्या इसके नुकसान भी हैं? जी, आपने अच्छी चीज़ बताई कि बोटॉक्स का जैसे इंजेक्शन है, कुछ इंजेक्शंस चाइना से आते हैं, जो रेगुलेटेड नहीं होते हैं। उसको अगर आपने स्किन में इंजेक्ट कर दिया, तो उस वक़्त तो पेशेंट बहुत खुश हो जाएगा, पर बाद में उसको उसमें सूजन, दर्द, खुजली और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसे इंजेक्शंस नहीं लगवाना चाहिए। दूसरा, आजकल एक आई है आपको एक्सोज़ोम टेक्नोलॉजी, जो आप इंजेक्ट करते हो, या लिक्विड मॉइस्चराइज़र जो आप स्किन में इंजेक्ट करते हैं। वो सब अगर आपके अच्छी कंपनी से नहीं है, उसपे आपका एफडीए का मार्क नहीं है, सीई का मार्क नहीं है, वो आईएसआई क्लियर नहीं है, तो इन सब से आपको कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो इसलिए पहले मेक श्योर कर लीजिए कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रहे हैं उसको मतलब प्रॉपर डिग्रीज़ है कि नहीं। जो भी आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है? पेशेंट के लिए जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि आप उसे देखें, समझें, पढ़ें कि आखिर क्या प्रोडक्ट आपके ऊपर यूज़ हो रहा है, और वो स्पेसिफिक क्वांटिटी में यूज़ हो जाए। जैसे कि एक बार आपने बोटॉक्स करवाया, तो 6 महीने बाद फिर उसकी ज़रूरत है, या 1 साल बाद उसकी ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं कि 3 महीने में ही आके आप फिर से बोटॉक्स का टॉप अप करवा लीजिए। तो इससे आपका अगर डोज़ ज़्यादा होगा, तो आपके लिए साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर सिप्का, क्या आपके पास, वैसे तो हमने देखा है कि आप अगर बात करें इंडस्ट्री की, फिल्म इंडस्ट्री की या मनोरंजन की इंडस्ट्री की, एंटरटेनमेंट में, तो वहाँ तो जितने बड़े आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, वो बोटोटॉक्स से लेकर के नए-नए तरह के त्वचा रोग विशेषज्ञों के पास जाके कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन क्या लखनऊ के अंदर जहाँ आप हैं, वहाँ पर क्या नेता, कलाकार, व्यापारी, ऐसे लोग भी आपके पास कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के लिए आए दिन आते रहते हैं? मेरे तो खुद प्रैक्टिस में ऐसे आते हैं जो नेता होते हैं, या भोजपुरी के काफ़ी एक्टर एक्ट्रेसेस को मैंने ट्रीट किया है। इनकी टॉप चॉइस होती है लिप फिलर्स और बोटॉक्स के इंजेक्शंस, व्हाइटनिंग। व्हाइटनिंग इज़ अ वेरी हिट प्रोसीजर। इन सब के भीतर जो जितने भी कलाकार वगैरह रहते हैं, उनको व्हाइटनिंग काफ़ी पसंद होती है। इसके अलावा फैट लॉस लेज़र्स होते हैं, जो फैट फ्रीज़ कर देते हैं। ये भी जो भोजपुरी सेगमेंट से आते हैं, वो सब काफ़ी लेते हैं। कुछ मुंबई की सीरियल्स की एक्ट्रेसेस हैं जिनको हमने ट्रीटमेंट किया है, वो आईवी ग्लूटाथियोन की फैन होती हैं। एक नेपाल की हमारे पास सिंगर भी हैं जो लिप फिलर रेगुलर करवाने आती हैं, 3 मंथ्स 6 मंथ्स में लिप ऐसे। फिलर का क्या होता है? ऐसे लिप फिलर करते तो क्या होता है, ऐसे हमारे दर्शक जानना चाहें। जी, उसमें हम नंबिंग इंजेक्शन, सुन्न करने का इंजेक्शन या क्रीम लगाते हैं, उसको 20 से 25 मिनट छोड़ते हैं, और उसके बाद जो भी फिलर आप चूज़ करते हैं, जैसे आपको कोरियन पसंद है, यूएसए पसंद है या स्पेनिश, जो कोई भी, आपके बजट के हिसाब से, या आपको कितना लंबा वो फिलर चाहिए, उसके हिसाब से आपके लिप में इंजेक्ट कर दिया जाता है। कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बचपन में किसी का तालू का ऑपरेशन हो रखा है या होंठ कटे-पिटे हैं, वो लड़के या लड़कियाँ जब बड़े होते हैं, तो एक मार्क रहता है और एक डिप्रेशन रहता है लिप में, जो अंदर की तरफ होती है, उसमें भी हम फिलर लगा के उसको नॉर्मल कर सकते हैं। ये 2 से 5 साल टिक सकता है। डॉक्टर सिप्का, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट करने के बाद चेहरे पे फर्क क्या पड़ता है? कैसा लगने लगता है वो दिखने में? तो जो बोटॉक्स इंजेक्शन होता है, इसको आप अपने फोरहेड पे लगवा सकते हैं, अपने आईब्रो एरिया के आसपास लगवा सकते हैं। इवन कुछ जगह आपके फेस पे लगाते हैं इसको स्लिमिंग करने के लिए, तो इससे आपको इंस्टेंटली 10 साल एज कम लगेगी।
आप बोटॉक्स आज लगवाएंगे, 7 दिन बाद आपको लगेगा कि आपकी एज जो है एटलीस्ट 10 इयर्स कम है। दूसरा, हम लोग लेजर टोनिंग्स वगैरह करते हैं, इसमें जो भी दाग धब्बे हो गए, गड्ढे हो गए, कहीं आपको एसिड से निशान है या फिर आपको चोट लगी है या एक्सीडेंटल या सर्जिकल गड्ढे हैं उसमें, तो वो हम करेक्ट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के लेजर से। लेजर में आपके फ्रैक्शनल CO2 और अर्बियम याग लेजर जो होते हैं, वो गड्ढे भरने और कटे पिटे के निशान जी भरने जी। के लिए होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास IPL होता है या डायोड होता है, उससे आपके जो अनचाहे बाल होते हैं शरीर पे किसी पार्ट पे हो या चेहरे पे हो, उसको हम हटा सकते हैं। RF अल्ट्रासाउंड टाइटनिंग, हीफू, ये सब होता है, उससे अगर आपके चेहरा लटक रहा है या बॉडी का कोई पार्ट लटक रहा है, उसकी हम टाइटनिंग कर सकते हैं। पीको और क्यू स्विच लेजर होता है, उससे आप टैटू रिमूव कर सकते हैं, या फिर झाई हो किसी को बहुत ज्यादा, तो वो पील के अलावा उस मशीन से भी ठीक हो सकती है। इसके अलावा और भी कई पद्धति है, जैसे कि फैट लॉस या वेट लॉस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हम लोग क्रायोलाइपोलिसिस, जो कि फैट फ्रीज होता है, या एम स्कल्पटिंग की एक पद्धति होती है, उसमें आपको 20,000 क्रंचेस मिलते हैं 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट्स में, वो आप कर सकते हैं फैट लॉस के लिए। और ऐसे तमाम लेजर्स आजकल हो गए हैं जो आप अपने फेस पे करा सकते हैं। MNRF आ चुका है, MNRF जो आपके बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, ओपन पोर्स है, उस पे काम करता है। साथ में आप एक्सोसोम का इंजेक्शन यूज करिए, तो उससे आपके गड्ढे 4-5 सेशन में भर जाते हैं। तो इसके लिए आपको सर्जिकल जाने की जरूरत नहीं है, लेजर में आप कोई भी नंबी क्रीम लगा के, इंजेक्शन लगा के उसे कर सकते हैं। डॉक्टर सिप्का, जैसा कि आपने वेट लॉस में भी लंदन से डिप्लोमा लिया है, और इस वेट लॉस को लेकर के जब आपके पास कोई हैवी वेट का पेशेंट्स आता है, जो ज्यादा वेट होता है उसका, उसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट देते हैं उसको? ऐसे ट्रीटमेंट जो सुरक्षित हो और काम भी अच्छे करें। हाँ, मैं आपको बताती हूँ, हमारे क्लिनिक में एक तो न्यूट्रिशनल असेसमेंट किया जाता है कि आप सुबह से रात क्या खा रहे हैं, इसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं। उसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि आपको क्या-क्या प्रॉपर्ली खाना है। हम आपका खाना रोकते नहीं, पर आपको बताते हैं कि किस टाइम आपको क्या खाना है और कितने मात्रा में खाना है। इसमें आप सब कुछ खा सकते हैं बिना कुछ रोके, और एक प्रॉपर आपको डाइट चार्ट मिलती है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन-कौन से फैट से आपको प्रॉब्लम है। जैसे आपको सिर्फ पेट का कराना है, या आपको जांघ का कराना है, हाथ-पैर का कहीं का कराना है। उसके बाद हम आपको समझाते हैं कि अगर आपको फैट फ्रीज़ कराना है, तो -4 डिग्री सेल्सियस पे फैट फ्रीज़ हो जाएगी, जो कि 3 महीने में आपके नॉर्मल स्टूल्स, यूरिन, पसीने से बाहर निकल जाएगा। तो वो आप करवा सकते हैं, उससे आपका 40 से 60% फैट वहाँ से चला जाएगा। इंजेक्शन लाइपोलिसिस करते हैं, जिसमें मान लीजिए आपका डबल चिन है या आपका पेट काफ़ी लटक रहा है, तो उसमें हम इंजेक्शंस लगा देते हैं, जिससे वो धीरे-धीरे घुल जाता है। इसमें 3 दिन थोड़ा पेनफुल रहता है, उसके बाद पेशेंट नॉर्मल हो जाता है। दूसरा, जो मैंने आपको बताया कि 20,000 क्रंचेस होते हैं 20 से 30 मिनट्स में, वो कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी जिम जाता हो और उसके एब्स प्रॉपर नहीं बने हो, तो हम वो लेजर टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। या किसी की बॉडी एकदम फिट है पर उसका पेट निकला हुआ है, तो उसमें हम एम स्कल्प्ट की ये टेक्नोलॉजी ला सकते हैं कि साथ में हम कई ट्रीटमेंट्स कंबाइन करके उसका फैट लॉस या वेट लॉस करा सकते हैं। अब आपका दूसरा सवाल इसमें ये होगा कि ये कितना सेफ है? तो सेम जैसे FDA और CE मार्क आपको इस पे भी देखना है कि आपकी हर पर्टिकुलर मशीन पे वो मार्क होना चाहिए। और आपको डॉक्टर ने अगर बोला है कि आप इसको 3 महीने में आके इतने मिनट ही कराएँ, तो आपको उनको फोर्स नहीं करना है कि मुझे बार-बार चाहिए, और आपको अपना न्यूट्रिशन मेंटेन करना है, पानी काफ़ी पीना है, ये सब ध्यान देना होगा। डॉक्टर सिप्का, अक्सर हमने सुना है कि जो कॉस्मेटिक यूज हमारी फीमेल्स करती हैं, खासतौर लिपस्टिक, नेल पॉलिश और भी कई चीजें, फाउंडेशन और वगैरह वगैरह, क्या इन सारी चीजों के सोर्सेस जो बनाने में यूज होते हैं वो एनिमल सोर्सेज होते हैं? राइट। अक्सर हम पेपरों में सुनते हैं कि लिपस्टिक में किसी जानवर का कुछ अवशेष मिलाया गया और सारी चीजें, तो क्या ये बात सही है? क्या एनिमल सोर्सेज लिए जाते हैं नेल पॉलिश, लिपस्टिक में? ये सच है। कई ऐसे लिपस्टिक ब्रांड्स होते हैं जो कि मोस्टली अनरेगुलेटेड होते हैं, जिनके बहुत बड़े-बड़े ब्रांड नहीं हैं। आपको मार्केट में ₹10, ₹15, ₹20 में मिल जाएँगे। जिसे लोग सोचते हैं कि अच्छा ये चाइना से आया है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसपे कुछ लिखा नहीं रहता है। ये सब एनिमल सोर्सेज़ से बने होते हैं मोस्टली। ऐसा कई स्टडीज़ में देखा गया है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और बाहर से आए होते हैं, जिसे लोग समझते हैं कि ये काफ़ी अच्छा है, और इंग्रेडिएंट में ये चीज़ें मेंशन होती हैं 90% केसेज़ में, कि वेजिटेबल सोर्स है कि एनिमल सोर्स है। लोग उसे पढ़ते नहीं, उसका डिब्बा उठा के फेंक देते हैं, सिर्फ लिपस्टिक यूज़ करते हैं। तो कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले आपको उसका डिब्बा पढ़ने की ज़रूर आदत डाल लेनी चाहिए कि आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ें। स्पेशली मैं अपने पेशेंट्स को ये बताती हूँ कि आप कुछ खा भी रहे हो, तो आप उसके पहले उसका इंग्रेडिएंट और एक्सपायरी देखो कि वो क्या है।
सेम वे आपको अपने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एक्सपायरी और इंग्रेडिएंट जरूर देखनी चाहिए। वेजिटेरियन सोर्सेज वाले लिपस्टिक आप यूज कर सकते हो। आपका लिपस्टिक साफ भी होना चाहिए। आप रेगुलर जो लिपस्टिक लिप पे लगाते हैं उसमें काफी बैक्टीरिया होता है, तो आपको अपना लिप क्लीन रखना चाहिए जब आप लिपस्टिक लगा रहे हो। जैसे फेस वॉश करके डायरेक्टली आया, आपने क्लीन टॉवल से पोंछा, उसके बाद आप वो लिपस्टिक यूज करिए। कई महिलाएं टॉप अप करती रहती हैं, दिन भर पर्स से लिपस्टिक निकाल के उसको लगाती रहती हैं, तो उसका एक अच्छा तरीका ये है कि आप ब्रश यूज करिए वो लिपस्टिक लगाने के लिए, या एक छोटा सा पैलेट आप दुकान से खरीद लीजिए, उसमें लिपस्टिक भर लीजिए और उससे ब्रश का जो कि आप बाद में धुल सके, एक बार आप पिक करिए, उसे लगा लीजिए, तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह आपको लिप पे नहीं होगा। डॉक्टर शिवका, क्या ऐसा भी है कि जो कम रेट वाले लिपस्टिक हैं, नेल पॉलिश हैं, उनमें इसकी दिक्कतें ज्यादा आती हैं? एनिमल सोर्सेस की और काफी प्रॉब्लम्स आती हैं या उससे एलर्जीज होती हैं, और जो हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उनमें दिक्कतें कम होती हैं, उसमें रिएक्शंस या एलर्जी जो होती है वो कम होती है? ऐसा भी है क्या कुछ? देखिए, आपका अगर प्राइस लो है किसी फाउंडेशन का या कंसीलर का, और उसमें काफी खतरनाक चीजें नहीं है, जैसे उसमें पैराबेन नहीं है, टोल्यूइन नहीं है, कोई खास रसायन नहीं है, तो उसको आप लो प्राइस पे भी यूज कर सकते हो। पर हमारी सेफ्टी इसमें रहती है कि हम हाई ब्रांड यूज करें, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे फाउंडेशन कंसीलर्स में ऑलरेडी ये सब केमिकल्स थोड़े कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं। जैसे कि आप देखोगे कि हम अगर लैक्मे में चले जाएं, सेफोरा, मेबलिन, मैक, जो आजकल के ब्रांड्स चलते हैं, उन सब में आपको पैराबेन, टोल्यूइन और काफी हार्श केमिकल्स नहीं मिलेंगे। पर वहीं अगर आप छोटे प्रोडक्ट्स पे चले जाएंगे जो चीप मिल रहे हैं, जो फाउंडेशन कंसीलर्स, तो उसमें मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, टोल्यूइन, ये सब मिलने के चांस अधिक होते हैं। इसलिए एक बार आप इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ लें। अभी डॉक्टर शिवका, इसमें मार्केट में हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर सनक्रीम से लेकर के सारे ब्यूटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, और वो दावा करते हैं कि वो हर्बल प्रोडक्ट हैं, उनमें कम साइड इफेक्ट है, उनमें एलर्जी कम है। ऐसे में क्या वो प्रोडक्ट सुरक्षित हैं? उनमें हम क्या सावधानी बरत सकते हैं? जी, बिल्कुल, हर कोई कहीं से अपने किचन से बना के कोई भी क्रीम निकाल ले रहा है और उसे आजकल ऑर्गेनिक और हर्बल का नाम दे दिया जा रहा है। आप ये नहीं जानते कि आप जो फ्रूट्स पैदा कर रहे हैं अपने गार्डन में, या फिर आप जो भी वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, उसमें आप कौन-सा केमिकल्स डाल रहे हैं, उस केमिकल्स से फिर आप जो क्रीम बना रहे हैं पीस के, आखिर उसमें भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड वगैरह पड़ा रहता है, तो वो ऑर्गेनिक या हर्बल नहीं हुआ, इट इज़ केमिकल लेडन। तो आजकल एक बहुत फाइन लाइन हो गई है ऑर्गेनिक, हर्बल और केमिकल्स के बीच। तो वही है कि जब तक आप प्रॉपर्ली सब चीज़ पे स्टडी नहीं कर लेते और आपको उसका एग्ज़ैक्ट सोर्स नहीं पता है, तो आप आँख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। फिर भी रेगुलर मेड में केमिकल से ज़्यादा बढ़िया आपके ऑर्गेनिक और हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर शिवका की, तो डॉक्टर शिवका क्या आधुनिक मेडिसिन के साथ साथ हर्बल भी यूज करती हैं? क्या हर्बल का प्रयोग करती हैं? ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। तो हर्बल मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा लगाऊँ, जिसमें केमिकल्स कम हो। मेरे लिए प्रॉपर्ली कोई भी चीज़ हर्बल नहीं है, जैसा कि मेरे माइंड मेकअप में है, क्योंकि हर चीज़ में आजकल केमिकल है। तो मैं मिनिमल चीज़ें यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, जैसे सनस्क्रीन हो गया, फेस वॉश हो गया, फिर नाइट क्रीम हो गया। बाकी अगर मुझे कहीं बाहर जाना होता है तब मैं मेकअप का प्रयोग करती हूँ। वो मेकअप में हाई ब्रांड यूज़ करने की कोशिश करती हूँ, लो ब्रांड ना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे मुझे अगर फेस पे गर्मी लगेगी या जलन होगी, तो मैं एलोवेरा फ्रिज में रख के यूज़ करूँगी, या फिर मैं रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। मैं ऐसी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पर अगर मुझे कल को पिगमेंटेशन हो या ऐसा कुछ हो, तो ऑब्वियसली आई विल गो फॉर मॉडर्न मेडिसिन, तब मैं मॉडर्न मेडिसिन पर जाऊँगी। डॉक्टर शिवका, यूट्यूबर आजकल यूट्यूब पे आकर के तरह तरह की चीजें बता रहे हैं, और वो घरेलू नुस्खे बता रहे हैं कि आप ऐसे करिए तो बहुत खूबसूरत हो जाएंगे, आपके पिंपल्स खत्म हो जाएंगे, चेहरा ग्लो करने लगेगा। तो क्या इनको यूज, इनके बताए हुए जितने भी इनके टिप्स हैं, इनको यूज किया जाए या ना किया जाए, या इनमें भी कोई सावधानी बरती जा सकती है? एक हद तक जिन्होंने अपने मॉडर्न मेडिसिन में पढ़ाई की है, या जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स हैं, जो भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, उसकी एक डिग्री है और उसका एक एक्सपीरियंस है, तो आपको उनसे राय जरूर लेनी चाहिए, आपको उनकी चीजें सुननी चाहिए। पर जो रातों रात आजकल यूट्यूबर्स पैदा हुए हैं, जो कोई भी चीज देख लेते हैं या गूगल से देख लेते हैं और फिर आपको बताते हैं, उनका नॉलेज आपके लिए बहुत ही खराब है। तो हमेशा हर चीज में एक्सपर्ट ढूंढें। जैसे कि अगर आपको वकालत की कोई राय चाहिए होगी, तो आप बस गूगल करके
करके नहीं ले लोगे, आप एक प्रॉपर वकील के पास जाओगे। उसी तरीके डॉक्टरों का भी है, आपको अगर हड्डी में दर्द है तो आप गूगल से पूछोगे तो आपको कैंसर बता देगा। एक्चुअल में आपको एक ऑर्थो के पास जाने की ज़रूरत है। तो आपको जिस भी चीज़ की दिक्कत है, आप उस चीज़ के विशेष एक्सपर्ट के पास जाएँ। डॉक्टर शिवका, आजकल लोग जो गूगल से सर्च करके चीजें देख लेते हैं और उसके बाद प्रयोग करते हैं, तो क्या ये गूगल भी दिक्कत पैदा करता है? क्या इसका ज्ञान अधूरा होता है? जी, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके सर में दर्द है और उनके स्किन पे रैश है और वो आते ही रोने लगते हैं कि मुझे तो स्किन कैंसर है। उनको कन्विंस करना बहुत ही मुश्किल होता है। गर्मियों में अक्सर ऐसा होता है कि किसी को हीट रैश, मलेरिया, रुबरा हो रहा है और वो क्लिनिक में आया और उसके पूरे शरीर पे रैशेज़ हैं। अब आपने डॉक्टर ने उसको बताया है कि नहीं, आपको सिर्फ हीट रैश है, आप ये दवाई खाइए और लगाइए, आप 2 से 3 दिन में ठीक हो जाएँगे। पर पेशेंट आपको फ़ोर्स करने लगता है कि नहीं, आप मेरे स्किन कैंसर का टेस्ट कराइए, मुझे स्किन कैंसर है। तो उनसे पूछना पड़ता है कि भाई, आपको ये चीज़ किसने बताया? आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो उनका कहना है गूगल। अगर उनके सर में दर्द है और उनके साथ में स्किन का कोई इश्यू है या उनका पेट ठीक नहीं काम कर रहा है, तो अलग-अलग दवाई लेने की जगह उनको लगेगा आप मेरे सर का भी आप चेक कर लो, मेरे पेट का भी चेक करो, क्योंकि गूगल ने उसे कैंसर बताया है। तो ये आजकल एक बहुत भारी समस्या है जो डॉक्टरों को देखना पड़ रहा है, क्योंकि गूगल आपके सिम्पटम्स लेके एक जनरल चीज़ बता सकता है जो कि आपको नहीं होगा। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर के पास जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डॉक्टर, एक कॉमन प्रॉब्लम है जो अधिकांश लोगों को देखने में आता है, वो है दांत, खाज और खुजली। क्या इसके लिए आप हमारे जो दर्शक हैं जी, उनको ठीक है। प्रिकॉशन बता सकते हैं, या ये बता सकते हैं कि दांत, खाज, खुजली से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, खुजली आपको एलर्जी से भी हो सकती है, एक्ज़ेमा से भी हो सकती है, या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन हो, जिसे हम दाँत कह रहे हैं। तो उसके लिए तो आप खुद नहीं समझ सकते, इसके लिए तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अब वो आप चाहे हॉस्पिटल जाके, क्लिनिक जाके दिखाएँ, या आजकल टेली कंसल्टेशन ऐप्स आते हैं, उसमें आप फ़ोन पे एक नॉर्मल फीस पे करके जो कुछ भी डॉक्टर का है, वो आप फ़ोटो या वीडियो सेंड करके जान सकते हैं। तो एक बहुत नॉर्मल तरीका है व्हाट्सएप के तरीके की आपको कौन-सी बीमारी है जानने की, उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो आपका दाद होता है, ये जो आपकी बारिश वाला मौसम होता है या जब गर्मी खत्म होने लगती है, मानसून वाला टाइम होता है, उसमें ये ज़्यादा देखा जाता है, जो दाद है। बाकी ऑल ओवर द ईयर भी इसको आप देख सकते हैं कि ये हो रहा है। मोस्टली आपके जाँघों पे, पैरों पे, पीठ पे ये ज़्यादा आपको दिखेगा दाँत की जो प्रॉब्लम है। इसके लिए सबसे मेन कॉज़ जो होता है लोगों को, वो होता है एक तो सीलन वाला कमरा। अगर आपके कमरे में सीलन है, तो आपको दाँत बार-बार पकड़ेगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर है और फंगस को मॉइस्चर पसंद है, ठीक है? तो एक प्रॉब्लम तो ये है। तो उसमें जी, मैं जी। मरीज़ों को राय देती हूँ कि आप अपने पहले तो कमरे की मरम्मत कराइए। दूसरा, आपके कपड़े साफ होने चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं, मेरे कपड़े साफ हैं। साफ का मतलब उनके लिए ये होता है कि उन्होंने अपने अंडरगारमेंट्स धुल लिए हैं और जो उनका कपड़ा है वो 2 दिन टंगा है, उसके बाद उन्होंने वही पहन लिया है। तो कपड़े एक बार पहनने के बाद आप उसको डिटर्जेंट में ज़रूर धुलें। एक डिप, अगर आपको श्योरिटी नहीं है कि आपको कौन-सा इन्फेक्शन है, तो आप एंड में उसे डेटॉल वगैरह से निचोड़ सकते हैं, पानी से मिला के। धूप में सुखाएँ, अंदर की तरफ से सुखाएँ, कपड़ा उल्टा करके, सीम्स की तरफ से सुखाएँ और फिर उसको पहनें। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई पैरासाइट इन्फेक्शन या कुछ ऐसा हो, क्योंकि अंदर की तरफ आपकी स्किन होती है, उसमें रह गया हो, तो आप प्रेस भी उस तरफ से करिए, तो उससे और ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगी। तो ये सब चीज़ें पहले आपको करने की ज़रूरत है कि बार-बार आप डॉक्टर के पास जाके दवाई ना खाते फिरें, दवाई ना लगाना पड़े और आप घर पे ये चीज़ें आराम से कंट्रोल कर सकें। बाकी दाँत, खाज, खुजली में ये प्रॉब्लम होता है कि मरीज़ को 3 दिन अगर दवाई लगाया, खाया, उसको फ़र्क पड़ गया तो वो छोड़ देता है। इससे जो बैक्टीरिया या फंगस होता है वो रेज़िस्टेंट हो जाता है, जैसे आपने एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस सुना होगा। उसके बाद आप 5 दिन छोड़ के उसको लगाओगे तो वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा। इसलिए अगर आपके डॉक्टर ने बोला है कि ये दवाई आपको 10 दिन खानी है, तो वो प्रॉपर्ली आपको 10 दिन खानी चाहिए कि दोबारा आपको वो प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर शिवका, अगर हम बात करें तो पुरुष जी, और जी, महिला, जी। इन दोनों के कंपैरिजन में ज़्यादा कौन आता है? पुरुष, नो डाउट पुरुष। पुरुष ही खर्च करते जी। आपको 16-17 साल के लड़के भी ज़्यादा मिलेंगे जो एक्ने या दाग धब्बे के लिए आएँगे। आपको 12-13 साल के भी लड़के ज़्यादा मिलेंगे, जो हेयर फॉल या चेहरे पे दाग धब्बे हो रहे हैं उसके लिए ज़्यादा आएँगे। पुरुष बहुत ही ज़्यादा अपने लुक्स को लेके होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो महिलाओं का फिर भी रहता है कि उन्हें अगर शादी करनी है या फिर कुछ करना है तब वो ट्रीटमेंट के लिए आती हैं।
पर पुरुष हर समय कॉन्शियस रहते हैं कि उनको अच्छा दिखना है। उनका अगर हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, तुरंत डॉक्टर्स के पास भागते हैं। अगर उनके चेहरे पे कोई धब्बा हो जाता है तो उन्हें लगता है कि मैंने उस इंसान को देखा था, उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झाई है, मेरा चेहरा वैसा तो नहीं हो जाएगा, तो उसके लिए आते हैं। बहुत लोगों को बियर बेली होती है, जो काफ़ी पी के उनका पेट निकल जाता है, तो उनको जब बहुत ज़्यादा लगने लगता है तो वो आते हैं फैट लॉस लेज़र्स करवाने। या मैंने देखा है पुरुषों को ये भी जानना बहुत अच्छा लगता है कि उन्हें क्या खाना-पीना चाहिए, कैसा प्रोटीन लेना चाहिए। अगर वो जिम जा रहे हैं, तो उनका प्रोटीन किस टाइप का हो, कितनी मात्रा में हो, इन सब चीज़ों के लिए पुरुष ज़्यादा अवेयर हैं। डॉक्टर सिप्का, अक्सर फीमेल्स को जो प्रॉब्लम होती है, हुँ। खासतौर त्वचा में जो रोग होते हैं, वो ऐसी जगह होते हैं कि लोग सार्वजनिक रूप से उनको दिखा भी नहीं सकते और बताने पे भी थोड़ा संकोच करते हैं। ऐसे में अगर महिलाओं को क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए कि उन्हें एलर्जी ना हो, उन्हें त्वचा रोग से उनका बचाव हो, साथ ही अगर ऐसी जगहों पे उनको त्वचा रोग होता है जहां वो नहीं बता पाती, तो पहले सबसे पहले उन्हें क्या करना चाहिए? डॉक्टर से कब कंसल्ट करना चाहिए? देखिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लिया जा सकता है कि कोई भी बीमारी होने से बचा जा सके, जैसे कि 3-4 लीटर पानी पीना, इससे जो नॉर्मली आपके बॉडी में टॉक्सिन्स वगैरह हैं, वो फ्लश आउट हो सकते हैं। बाकी आपका टॉवल, आपके कपड़े, आपका साबुन सब अलग होना चाहिए। महीने में 1-2 बार आप डेटॉल से या किसी एंटीबैक्टीरियल सोप से ज़रूर नहा लें, अपना रेगुलर सोप, शैम्पू छोड़ के। ये सब आप कर सकते हैं। अगर आपको आपकी स्किन पे ड्राइनेस महसूस हो रही है, तो उसपे तेल या मॉइस्चराइज़र ये सब ज़रूर लगाएँ कि कोई स्किन की प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको दाद होने वाला है या खुजली हो रही है ऐसा कुछ, शुरू में ही आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए कि वो प्रॉब्लम ना बढ़े, अगर आपके मॉइस्चराइज़र तेल लगाने पे भी वो नहीं जा रहा है। बाकी कपड़ों की सफाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे कई स्किन बीमारियों से बचा जा सकता है। बाकी छोटी-सी भी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई फोड़ा हो या कोई दाने हों जो जल्दी ठीक नहीं हो रहे हों, तो एक बार आपको टेस्ट कराना चाहिए कि आपका शुगर वगैरह तो नहीं बढ़ गया है। बाकी घर में अगर आप एक प्रॉपर्ली उचित खाना खा रहे हैं, आपका डाइट वगैरह सही है, आप पानी 3-4 लीटर पी रहे हैं, आपके डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी हैं वो आप ले रहे हैं, इसके अलावा नीम तुलसी का काढ़ा महीने में 1 बार अगर आप ले रहे हैं, तो ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कई बीमारियों से आपको प्रिकॉशन मिलता है। ग्लूटाथियोन के कुछ ओरल सप्लीमेंट्स आते हैं, वो उसको ले सकती है, क्योंकि देखा गया है कि लिवर की जो डिज़ीज़ेज़ थी उसमें ग्लूटाथियोन दिया जाता था और उसका साइड इफ़ेक्ट था गोरापन। तो फिर डॉक्टरों को पता चला कि गोरे होने के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। तो अगर कोई बेटी ओरल सप्लीमेंट ले रही है ग्लूटाथियोन का घर में हाई कंसंट्रेशन में, उसके लिए एक बार आपको कंसल्टेशन ले लेना चाहिए, किसी भी डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके का ओरल सप्लीमेंटेशन मुझे सूट करेगा। तो उससे ये फ़ायदा रहेगा कि आपका लिवर भी बेटर रहेगा, आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा और आपका कलर भी साफ होगा। डॉक्टर, आपने अभी एक मॉलिक्यूल का नाम लिया, जिसमें आपने कहा कि वो साइड इफ़ेक्ट उसका था जिससे लोग गोरे हो जाते हैं। लेकिन आजकल जितनी हुँ। मल्टीविटामिन बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो इसको गोरे होने के लिए ही प्रमोट कर रही हैं और इसको एंटीऑक्सीडेंट बता रही हैं। आपको क्या कहना है? जी, बेसिकली मल्टीविटामिन है तो, एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट है आप कह सकते हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हर दूसरी कंपनी ग्लूटाथियोन लेके आ रही है और ऐसा तमाम स्टडीज़ में पाया गया है कि ग्लूटाथियोन आपके छोटे आँत में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो ग्लूटाथियोन के कुछ ही फॉर्म्स हैं जो आपकी बॉडी एब्ज़ॉर्ब करती है। जैसे कि एक कंपनी है एकोज़मा, उनका इमोफिज स्टिक आता है। तो उसके जो मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं और जो वो ग्लूटाथियोन का प्रिकर्सर है, वो ऐसा है कि वो आपके शरीर में एब्ज़ॉर्ब करेगा। ऐसी कई लिमिटेड कंपनीज़ हैं जिनके ओरल सप्लीमेंट आपके शरीर में काम करेंगे। तो ये जान के पैसा खर्च करने के लिए, क्योंकि ग्लूटाथियोन आजकल काफ़ी कॉस्टली आता है, आप ऑनलाइन देखेंगे तो 4000, 5000, 10,000 के भी आपको ग्लूटाथियोन मिल रहे हैं। तो ये जानने के लिए क्या सही है, आप एक प्रॉपर एमबीबीएस डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर वो डर्मेट ना भी हो तो एटलीस्ट वो आपको ये बता पाएगा कि आपके ऐज के हिसाब से इस वक़्त मार्केट में कौन-सा ग्लूटाथियोन सप्लीमेंट अच्छा है। एक का मैंने आपको नाम भी बताया, उसको आप ले सकते हैं घर में आराम से। डॉक्टर सिप्का जायसवाल स्किन रोग विशेषज्ञ हैं। बात ये आती है कि आखिर आपको क्या इस विधा में मजा आता है? जी। क्योंकि एमबीबीएस करने के बाद अक्सर फीमेल जो होती हैं, वो ज्यादातर स्त्री रोग विशेषज्ञ बनना चाहती हैं। लेकिन सिप्का को क्या स्त्री रोग विशेषज्ञ मजा नहीं आया? उन्हें स्किन स्पेशलिस्ट बनना था।
देखिए, मैं एक कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि मैं लोगों को खूबसूरत बनाती हूँ। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट भी आए हैं जो एसिड अटैक के विक्टिम हैं या किसी ने उनको मारा-पीटा उसकी वज़ह से उनके चेहरे पे गड्ढे हों या किसी को सफ़ेद दाग है, उसका सफ़ेद दाग नहीं छुप रहा है तो उसमें हमने माइक्रो पिगमेंटेशन किया है। या ऐसे पेशेंट जिनकी कल-परसों में शादी हो और उनको ये प्रॉब्लम हो कि कैसे इस चीज़ को कवर करेंगे, मेरा रिएक्शन कैसे खत्म होगा ये वो। तो सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जी, जी। कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी करते हुए आता है। इसके अलावा मैंने वेट लॉस, परमानेंट मेकअप, कॉस्मेटिक, गायनेकोलॉजी इन सब में भी किया हुआ है। पर सबसे अच्छा आपको तब सुकून मिलता है जब कोई मरीज़ किसी चीज़ से हमेशा से परेशान है, जैसे किसी की नाक छोटी है या किसी के गाल अंदर धँसे हुए हैं, उसकी शादी होने वाली है और आप तुरंत फिलर या बोटॉक्स लगाओ और वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाए। उसके बाद जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की होती है। मैंने 3 महीने डीजीओ किया था और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया क्योंकि अंदर मेरे वो था कि मुझे डर्मेटोलॉजी में कुछ करना है और मेरे गायनेकोलॉजी में मार्क्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है गायनेकोलॉजी करते हैं और उससे महिलाओं को प्रॉब्लम्स कम रहेंगी क्योंकि हम बहुत कुछ चीज़ें जान पाएँगे, लोगों को बता पाएँगे। पर उसके बाद भी मेरे अंदर जो डर्मेटोलॉजी का विचार था और सोचना था कि ऐसा ट्रीटमेंट आएगा तो सफ़ेद दाग वालों को नहीं होगा। मेरे परिवार में एक लेडी थी जिनको सफ़ेद दाग था, तो उनको हमेशा ऐसा लगता था कि ऐसा कोई ट्रीटमेंट आता जिससे जो है मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती, तो एक टैबू टॉपिक नहीं बनता। तो वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती थी, तो फिर मैंने 3 महीने गायनेकोलॉजी करके छोड़ के फिर मैंने वापस डर्मा कर लिया। डॉक्टर सिप्का, एक त्वचा रोग विशेषज्ञ होने के बाद और इतनी सारी डिग्रियां और डिप्लोमा होने के बाद जिससे आप किसी भी बेटी के हुँ। बिगड़े हुए रिश्ते को बना सकती हैं, क्या आप फीमेल्स के लिए कुछ कर रही हैं? आप महिलाओं के लिए कुछ कर रही हैं? बिल्कुल, वैसे एक चीज़ है जो मैं बोलना चाहूँगी, बहुत सारी महिलाएँ मेरे पास इसलिए आती हैं कि उनके हस्बैंड ने उन पे चीट किया है। और उनको लगता है कि उनका चेहरा अगर खूबसूरत हो जाए तो उनके हस्बैंड उनको चीट करना बंद कर देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे पास 60-70% ऐसी महिलाएँ होती हैं, अगर आपका हस्बैंड आपको लेके लॉयल नहीं है तो आप कितने भी खूबसूरत हो जाओ, वो आपको चीट ही करते रहेंगे। तो आप कुछ भी करवाने अगर मेरे पास आ रहे हैं या किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो वो आप अपने लिए करवाइए, ना कि दूसरों के लिए। मतलब ये कॉज़ है कि जो फीमेल्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि उनके हस्बैंड जी, चीट कर रहे हैं सिर्फ जी, चेहरे इसलिए इसलिए वो अपना चेहरा और खूबसूरत कराने की कोशिश करती हैं, पर इसका आपकी खूबसूरती से कोई लेना-देना नहीं होता। ये एक नेचर, एक कैरेक्टर होता है जो आपकी लॉयल्टी होती है आपके हस्बैंड की या घर में किसी की भी। तो आप इसलिए आके अपने पैसे ना वेस्ट करें किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट या कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास कि आपको दूसरों के लिए खूबसूरत दिखना है। आप अपने लिए खूबसूरत बनें, अपने लिए काम करें। पहले आप हैं तब आपके दूसरे लोग हैं। डॉक्टर सिप्का, क्या आप बेटियों को, बहनों को कोई मैसेज देना चाहती हैं? खासतौर खूबसूरती को लेकर के जहाँ उनके अंदर हीन भावना होती है, उन्हें लगता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है वरना मैं गोरी हो जाती। ऐसे में कोई मैसेज देना चाहेंगी एज़ अ डॉक्टर? मुझे लगता है भगवान ने जिसको जैसा बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है। हर किसी के पास आपके खुद-खुद के टैलेंट होते हैं जो दूसरे में नहीं होते हैं। कोई गाना अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा लिख बोल सकता है। हर कुछ आपके चेहरे पे नहीं डिपेंड करती है। बड़ी-बड़ी हस्तियाँ जो हिंदुस्तान में उभरी हैं या पूरे विश्व में उभरी हैं, उसमें उनके चेहरे का कोई ख़ास रोल नहीं है। चेहरा हम इसलिए अच्छा रखना चाहते हैं कि हम सेल्फ कॉन्फिडेंट हों। पर इसका ये पूरा मोटो नहीं है कि हर कुछ आपके चेहरे पे ही डिपेंड करता है। जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका इंटरनली आना चाहिए। अगर आप हर तरीके से लायक हो, आप पढ़े-लिखे हो, आप अपनी चीज़ें खुद कर सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आपको अपने फेस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि आप अपने लिए अपनी चीज़ें करिए, ना कि दूसरों के लिए। आजकल की लड़कियाँ जो बहुत ज़्यादा गोरा दिखना चाहती हैं, खूबसूरत दिखना चाहती हैं, वो पीयर प्रेशर है कि दूसरे लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा है तो किसी विशेष कार्य से भेजा है। आपको यूँ ही नहीं भेजा है, आपके लिए आपके माँ-बाप हैं, आपके घरवाले हैं। आप उनको खुश रखिए, खुद खुश रहिए और बाकी बाहर के सोसाइटी के लिए ज़्यादा आप ना सोचिए। डॉक्टर, भारत में क्या स्किन को लेकर के जो टेक्नोलॉजी है, वो अभी नहीं आ पाई है जो लंदन में है, स्पेन में है, जर्मनी में है, तो क्या उस अभी भारत में वो नहीं आई है? भारत में 90% ये टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं, 10% ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो अभी भी इधर-उधर बन रही हैं और आने वाली हैं। जैसे सिंगापुर में कुछ स्किन एडवांसमेंट्स हुए हैं, जो बहुत जल्दी भारत में आने वाले हैं।
अभी एक्सोसोम इंजेक्शन भारत में बहुत जल्दी आ गया बनने के बाद, जो स्टेम सेल्स वगैरह हैं, एक्सोसोम्स हैं। इसी तरीके कई ऐसे इंजेक्शंस भी बन रहे हैं जो कि आने के बाद आपके स्किन डिसीज में और ज्यादा क्रांति आएंगी। तो भारत में मुझे लगता है 2 से 5 साल में ये चीजें आ जाएंगी, तो भारत बहुत पीछे नहीं है इन सब चीजों में। एक आप कह सकते हैं कि मीडियम लेवल पे है, धीरे-धीरे यहाँ हर चीज आ जाती है। इवन आपने सुना होगा रोज के न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि कैंसर की दवाई यहाँ बन गई और भारत में 2 साल में आ जाएगी, 3 साल में आ जाएगी। सेम वे स्किन के ट्रीटमेंट्स यहाँ पे आराम से आ जाते हैं। डॉक्टर सिप्का कुछ नया करने जा रही हैं, खासतौर डिजीज को लेकर के? हाँ, देखिए अभी हमने एक स्किन एनालाइजर इंपोर्ट किया है लंदन से, जिसमें आपका फेस अगर सामने रहे तो वो सीटी स्कैन या एमआरआई की तरीके आपकी सारी बीमारियां बता सकती है। तो ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है, इससे हम लोग और ज़्यादा बीमारियां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी पेशेंट को काफ़ी हाइड्रेशन है, पानी ज़्यादा पीता है, उसके बाद भी उसका स्किन का मॉइस्चर लेवल कम है, तो आखिर ऐसी कौन-सी डिज़ीज़ है या बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो हाइड्रेशन लेवल कम है? ये सब देखने के लिए अभी हम लोग प्राइमरी तौर पे उस मशीन का यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे ये जानने में खुशी महसूस होती है कि कोई भी नई बीमारी अगर आ रही है, तो उसका रोकथाम क्या है, उसकी दवाइयाँ क्या हैं? तो हम लोग उस पे रिसर्च लेवल पे भी काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इंडिया रिसर्च लेवल में काफ़ी आगे है और हम लोग जल्दी नई-नई बीमारियों का रोकथाम और इलाज बना पाएँगे। डॉक्टर सिप्का, एक बड़ा प्रश्न है कि जैसे हम देखते हैं कि कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ब्रांचेस जगह-जगह डाल रखी है। डॉक्टर सिप्का जो कि अ, अत्याधुनिक संसाधनों से, टेक्नोलॉजी से लोगों को खूबसूरत बना रही हैं, सुंदर बना रही हैं, वेट लॉस कर रही हैं, उसका फ़ायदा सिर्फ़ लखनऊ तक ही लोग ले पा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि पूरे प्रदेश के वो छोटे शहर जो चाहते हैं कि वहाँ की भी बेटियाँ खूबसूरत दिखाई पड़ें, वहाँ के भी बेटे खूबसूरत दिखाई पड़ें, क्या उन सभी को सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए भी आपने कोई प्लान सोचा है पूरे यूपी में एस्टेब्लिशमेंट का? बिल्कुल शायद आपको पता ना हो पर हमारे पर्चे पे भी लिखा हुआ है, जो बहुत गरीब लोग हैं, जिनका बीपीएल कार्ड है या फिर जो आर्मी से आता है, उन सब के लिए मेरे पास इलाज फ्री है। आपको 1 रुपए की दवाई नहीं देनी, ना मेडिसिन के लिए, ना कंसल्टेशन फीस किसी के लिए भी नहीं। आप सीधे आके दवाई लिखवा के सैंपल मेडिकेशंस लेके जा सकते हैं और ये आज से नहीं है, ये चीज़ मैंने 2017 से किया हुआ है। इसके अलावा मेरे पास अलग-अलग शहरों से जैसे कि चौरी चौरा से, गोरखपुर से, कानपुर से ऑटो रिक्शा वाले, उनकी बेटियाँ, तमाम लोग आ चुके हैं जिनका मैंने ट्रीटमेंट करके भेजा हुआ है। तो मैं अपने ट्रीटमेंट्स में पैसे उन लोगों से लेती हूँ जो ऑलरेडी सक्षम हैं, जो बढ़िया कमा रहे हैं, जो वो ट्रीटमेंट अफ़ोर्ड कर सकते हैं। पर जो गरीब कन्याएँ हैं, जो पैसे आप दे के जाते हैं, उसी से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। बहुत बढ़िया। डॉक्टर सिप्का, आपसे प्रश्न ये है कि क्या अभी भी स्किन को लेकर के रिसर्च हो रहे हैं? बिल्कुल। नए-नए तरीके के और भी इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं? क्या इस पर भी काम तेजी से चल रहा है? खासतौर इंडिया को लेकर के? जी, जहाँ तक मैंने देखा है, पढ़ा है, केजीएमयू में काफ़ी ज़्यादा प्रगतिशील है इस मामले में, वहाँ रिसर्चर्स काफ़ी होते हैं। मेरे काफ़ी मित्र केजीएमयू में हैं, जिन्हें जानना-समझना काफ़ी पसंद है कि ये बीमारियाँ आई हैं, तो इनका रोकथाम कैसे होगा, इसमें नई टेक्नोलॉजी कैसे होंगी। और आए दिन आप न्यूज़पेपर में पाएँगे कि केजीएमयू में ये रिसर्च हुआ या ये डिपार्टमेंट ऐड हुआ या पीजीआई में ये नई तमाम तकनीक लाई गई है। तो मुझे लगता है लखनऊ इस मामले में आगे है। पर अगर आप कंपेयर करेंगे लखनऊ और दिल्ली में, तो मुझे लगता है दिल्ली मेडिकल में ज़्यादा आगे है लखनऊ से और हमें लखनऊ को ये सीखना चाहिए कि हम दिल्ली जैसे मेडिकल लेवल पे पहुँच पाएँ। डॉक्टर सिप्का, क्या आपने अपनी जो भी विधा है यानी स्किन स्पेशलिस्ट के रूप में आप क्या ऐसे जनरल कैंप भी लगाते हैं जिसमें लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन देना और सारी चीजें करना? क्या ऐसे भी कुछ कैंप आपने लगाए हैं जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम करते हो आप? जी, हम लोग अलग-अलग गाँव एरिया में कैंप लगाते हैं, वो हम फ्री रखते हैं। उसमें कई जगह जैसे डरमैट ₹1 या ₹10 ऐसा कुछ लेते हैं, हम लोग कुछ नहीं लेते, हमारा एकदम फ्री रहता है कैंप और उसमें हम लोग गरीबों को देखते हैं, मोस्टली उनको स्केबीज़। अब तक 50-60 कैंप हम लोग लगा चुके हैं। ये प्रॉपर्ली लखनऊ में लगाते हैं, बाहर? नहीं, ये बाहर की बस्तियों में भी लगता है, जैसे गोरखपुर का आउटर हो गया, लखनऊ का आउटर हो गया। जहाँ पे भी हमें लगता है कि यहाँ से स्किन की डिज़ीज़ ज़्यादा हो रही है और यहाँ लोग गरीब ज़्यादा हैं, वहाँ मलिन बस्तियों में हम लगा लेते हैं कैंप। डॉक्टर सिप्का, अगर आपसे पूछा जाए कि जो स्किन रोग है,
त्वचा रोग में अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्या? देखिए, डर्मा के फील्ड में अभी बहुत कुछ करना बाकी है, जैसे सोराइसिस की बीमारी है, एक्जिमा की बीमारी है। अभी उसका इलाज यही है कि कुछ टैबलेट्स खाइए जो कि जीवन भर खाइए और क्रीम्स लगाते रहिए। बेसिक कॉज़ पता होने के बाद भी हमें सब कुछ नहीं पता, हम उसके बारे में प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं जी, बना जी। पाए हैं कि उसको जड़ से खत्म किया जा सके। तो जैसे कि बाकी जगह आपकी बीपी जैसे कभी खत्म नहीं हो सकती, आप उसे कंट्रोल कर सकते हो, आप उसे टैबलेट्स दे सकते हो। वैसे स्किन डिजीज़ ऐसे हैं जिसमें आपको मलहम लगाते रहने हैं, दवाइयाँ खाती रहनी है। तो इसको प्रॉपर्ली जड़ से खत्म करने के लिए अभी बहुत सारे रिसर्चेज़ हो रहे हैं। तो इस चीज़ में हम बहुत पीछे हैं, जो हमें आज की डेट में पता है हम उसी चीज़ों से इलाज कर पा रहे हैं। मुझे लगता है आने वाले 10-15 साल में हम काफ़ी करीब पहुँच जाएँगे कि कौन-सी स्किन डिज़ीज़ किस वजह से एक्चुअली हो रही है, उसको प्रॉपर्ली खत्म करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ें हैं। डॉक्टर सिप्का, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या समय के साथ-साथ मॉडर्न मेडिसिन को हर्बल मेडिसिन रिप्लेस कर रही है? ऐसा है। मॉडर्न मेडिकेशंस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो प्लांट ओरिजिन की हो गई हैं एनिमल ओरिजिन की जगह। इवन जो आपके एक्सोसोम्स स्टेम सेल्स आ रहे हैं, जो आपके बाल में, आपके स्किन में लगाए जाते हैं, आपके घुटने में लगाए जाते हैं, ये सब आजकल प्लांट ओरिजिन के हो गए हैं एंड प्लांट ओरिजिन इज़ हर्बल। उसको आप मॉडर्न मेडिसिन में काउंट नहीं कर सकते। तो आजकल डर्मा की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी मिक्स हो गई हैं। उसमें हर्बल, ऑर्गेनिक और मॉडर्न मेडिसिन सब कुछ मिक्स है। तो आप इसे प्योरली एलोपैथिक प्रैक्टिस अब नहीं कह सकते। धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शिप्का जायसवाल, जो कि स्किन स्पेशलिस्ट हैं, वेट लॉस एंड कॉस्मेटिक की स्पेशलिस्ट हैं। आपको बता दें कि आपने हमारे सवालों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और सबसे बड़ी बात, ये कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्य भी आपने बताए जो हम सुन करके चौंक गए। कॉस्मेटिक को लेकर के जिस तरह आपने बताया कि महिलाओं से ज्यादा पुरुषों में इस बात की होड़ है सुंदर दिखने की, वो अपने आप में बड़ी बात है। डॉक्टर शिप्का की ये बात भी हमें दिल में लग गई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बहनें और वो बेटियां जो जिनको लगता है कि वो खूबसूरत होंगी तो उनके पति उनके लिए लॉयल होंगे, कभी इसके लिए आप पैसे बर्बाद मत करें। उन्होंने सीधे कहा कि बहुत खूबसूरत पत्नियों के पति भी उनसे चीट करते हैं। एक तरह से बड़ी बेबाकी, बड़ी ईमानदारी से सभी प्रश्नों के उत्तर दिए डॉक्टर शिप्का जायसवाल जी ने, हमें बहुत कुछ जानकारी दी। आगे हम और भी किसी हस्ती से मिलते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।